बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी आप सब ने देख लिया होगा। उस लेक्चर में हमने सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को डील किया, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ा। आज फर्दर हम इस सब्जेक्ट को डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारे पास। तो लेक्चर नंबर 2 में जो आज हम कंटेंट्स कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहले ये देखेंगे कि नेटवर्क क्या है एंड नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कंबाइंड डेफिनेशन देखते हैं। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन एन एनवायरनमेंट, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं अपने इस एनवायरनमेंट में जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इस सिस्टम के अंदर ह्यूमन का क्या रोल होता है, मींस कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम में ह्यूमन का क्या रोल है। नेक्स्ट एथिकल इश्यूज कुछ सामने आते हैं, वो भी देखते हैं। वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चैलेंजेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमने देखना है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बग्स एंड एमर्जेंट फिनोमेना, मेटा प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखें जी, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग क्वेश्चन लाजमी करें। सूप के नाम से जो ऐप सिटी कॉलेज ऑफ साइंस ने आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है उसके थ्रू जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है तो आपके अकाउंट में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन आता है, तो वहाँ पर आप लाजमी क्वेश्चन पूछें। अदरवाइज़ ये लेक्चर भी मैं सेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उनमें फिर असाइनमेंट्स वगैरह भी होंगे, क्विज़ेस होंगे, तो उसके लिए फिर CRs ने कांटेक्ट करना है और जो मटेरियल अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्लाइड्स चाहिए होंगे या नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आप लोग मुझे थ्रू व्हाट्सएप बताएंगे। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो उस्मान साहब से आप ले सकते हैं, रहमानी साहब से ले सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डेफिनेशन, कल तो हमने ये देखा था कि नेटवर्क क्या है, सिस्टम क्या है, फिर हमने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। आज हम उसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट कंसर्न द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन का भी आपस में जाहिर सी बात है रिलेशन होता है, तो इसलिए ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम्स की मैनेजमेंट करने के लिए या ऑपरेशनल मैनेजमेंट करने के लिए जो ब्रांच हम यूज़ करते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है, नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, इट इज़ अनयूजुअल एज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन दैट इट एड्रेसेस both the technology of computer systems and the user of the technology on an equal basis। देखिए जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। हमने इसमें यह भी देखना है कि सिस्टम को अगर हमने मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम अच्छी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो सेव रहे, सिक्योर रहे, हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो डोमेन है या जो इसका जो सब्जेक्ट है ये जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली भी आप लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए जो स्किल्स लास्ट टाइम हमने लेक्चर में कवर की थी वो स्किल्स भी होनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये जस्ट लाइक समझ लें कि ये इंजीनियरिंग की तरह की है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ऊपर लिखा भी हुआ है, नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट, it is about putting together a network of computers
workstations, PCs and supercomputers, getting them running and then keeping them running. देखें, इस पॉइंट को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, बल्कि इसके अंदर नेटवर्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि सिंपल एक सिस्टम नहीं होता आपके पास, बल्कि आप क्या करते हैं कि नेटवर्क भी आपके पास होगा। यानी कि सिस्टम तो आपका एक हो गया, उसके अंदर फिर आपने कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है, वो वर्क स्टेशन समझ लें, सिंपल पीसी समझ लें, या आपके पास जो है सुपर कंप्यूटर्स हैं वो समझ लें। तो उन तमाम कंप्यूटर्स को का एक नेटवर्क जो होता है वो भी आपके सिस्टम में क्या होता है, शामिल होता है। और फिर आपकी कोशिश होती है कि उस नेटवर्क को, जो कि आपने नेटवर्क अपने सिस्टम में इस वक्त शामिल कर दिया है, उसको मैनेज करें, बिकॉज नाउ दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिस्टम। अब वो आपके सिस्टम का क्या बन गया है, पार्ट बन गया है। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, आपके पास खाली सिस्टम ही नहीं होता, उसके अंदर नेटवर्क्स या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स आप कहें तो वो भी उसके अंदर होता है। तो इट इज़ अबाउट पुटिंग टुगेदर, यानी कि सिस्टम, नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये इसके मुतालिक है कि आप नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो शामिल करते हैं किसके अंदर भरा, अपने सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स फॉर यूजर्स सो दैट दे कैन यूज सिस्टम टू प्रोड्यूस वर्क। देखें, अब एक पर्सन है, हमने पढ़ा कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, एक पर्सन है जो कि सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, और उसको एक इस तरह से मैनेज करता है कि वो एफिशिएंटली वर्क करता रहे। अच्छा, अब वहाँ पर देखें, ये यूज़र के लिए काम करता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये यूज़र के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है, या मैं खुद एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँगा, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जॉब कर रहा हूँ। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को या यूज़र्स को फैसिलिटेट कर रही है। तो वहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है कि वहाँ पर जो नेटवर्क मौजूद है, जो भी सिस्टम है, वो इस तरह से मैनेज होना चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं वो उससे फैसिलिटेट हो सके, और जिस पर्पज़ के लिए उस सिस्टम को बनाया गया है वो उस पर्पज़ पे 100% एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। अच्छा, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। चेज़अप आप सब जानते हैं, चेज़अप पे उनका जो बिलिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हैं लोग, अब वो सिस्टम्स हैं। यानी कि चेज़अप का पूरा एक सिस्टम समझ लें, उसके अंदर नेटवर्क, फिर कंप्यूटर्स जो पड़े हुए हैं, जो नेटवर्क्स, जो कैमराज लगे हुए हैं, वो एक नेटवर्क भी बना हुआ है। अब उस सिस्टम के अंदर नेटवर्क्स भी आ गया और सिस्टम्स भी मौजूद है। ओवरऑल वो खुद एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका क्या काम है, उसका काम है कि उसके अंदर जो नेटवर्क मौजूद है तो वो एक तो उसको मैनेज करे, दूसरा सिस्टम्स को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि जो यूज़र्स हैं वो एफिशिएंटली एंड टाइमली उससे फैसिलिटेट हो सकें। ऐसा ना हो कि आपके सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कभी जी उसका कोई विंडो का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी उसका कोई नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी उसकी कौन सी डिवाइस काम नहीं कर रही, कभी क्या प्रॉब्लम है, कभी। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स को आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं हमें, तो वो जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अपने दिमाग में रखने चाहिए, अपने सामने रखने, क्योंकि उसको उसी इन्वायरमेंट में रहना होता है। तो ये जो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आएगा या सिस्टम का कोई प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा, तो ये उसी ने देखना होगा। मीन्स कि वो काम किसके लिए कर रहा है, या उस सिस्टम से फैसिलिटेट कौन हो रहा है, यूज़र्स हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यूज़र्स के लिए काम करता है, और यूज़र ही उस सिस्टम से फैसिलिटेट होते हैं जिसको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है मैनेज या कंट्रोल कर रहा होता है। तो आई थिंक सो कि लास्ट पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स फॉर यूज़र्स। अपने लिए वो काम नहीं करता, यूज़र्स के लिए कर रहा है, वो सिस्टम को मैनेज कर रहा है लोगों के लिए, यूज़र्स के लिए, सो दैट दे कैन यूज़ द सिस्टम टू प्रोड्यूस वर्क। इस तरह के जो लोग हैं वो उस सिस्टम को यूज़ करें और अपना काम कर सकें। एक मोस्ट फेमस एग्जांपल अगर मैं दूं, गूगल है।
गूगल के सिस्टम्स हैं, अब उनको भी मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, वो वहाँ बैठे हुए हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उन सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हम जाके गूगल में क्यूरी डालते हैं और वो चीज़ जो है हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूज़र्स के लिए वर्क करता है, ना कि वो अपनी ज़ात के लिए, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि जो यूज़र्स हैं वो उस सिस्टम से फैसिलिटेट हो सकें और वो सिस्टम से जिस पर्पज़ के लिए उस सिस्टम को बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया है, वो काम भी उस सिस्टम से लिया जा सके। जी, अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक ही है। टुडे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इट इज़ एन एक्सट्रीमली डिमांडिंग इंजीनियर जॉब। देखिए, पहले मैंने बात की है आपको कि ये जस्ट आप इसको ये ना समझें कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या बोरिंग सब्जेक्ट है, तो हाँ जी, तो जी हम तो बस इसको लाइटली ले लेंगे और कोर्स का पार्ट है तो हम किसी और जॉब में। देखें, आगे जॉब्स बहुत सारी हैं इस डोमेन से रिलेटेड, इस एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उसके लिए आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी हैं। आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की हाईली पेड जॉब्स होती हैं, इसको इतना लाइट नहीं लेना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है, यानी कि आपने जाके सिर्फ बैठना ही नहीं है, बल्कि ये एक इंजीनियर्स की जॉब है। यानी कि अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपने उसको ठीक करना है, अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक करना है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल डोमेन नहीं है इसकी, बल्कि प्रैक्टिकल डोमेन भी है। तो इसलिए ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है, बल्कि ये डिमांडिंग और इंजीनियर जॉब है। यानी कि मार्केट के अंदर अब इसकी डिमांड है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर को या सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है। उनको ऐसे बंदे चाहिए जो आजकल के जिनको सारा कुछ आता हो, यानी कि वो सिस्टम को भी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कर सकें और साथ साथ नेटवर्क को भी देख सकें। तो इस तरह की क्वालिटीज़ जिस पर्सन के अंदर होती हैं तो फिर उसको क्या है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको जॉब देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड टू नाउ अ बिट ऑफ एवरीथिंग। देखें जी, वही बात आ गई कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हर चीज़ के मुताल्लिक नॉलेज होना ज़रूरी है। द स्किल्स आर टेक्निकल, वो टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। मीन्स कि अगर लैपटॉप या सिस्टम वर्किंग के दौरान उसमें कोई बग्स आ जाते हैं, कोई एरर्स आ जाते हैं, तो उसको टेक्निकल नॉलेज हो कि मैं इनको कैसे रिमूव करूं, मैं सिस्टम को कैसे रिकवर करूं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो साइकोलॉजिकल, तो हर चीज़ देखनी होती है कि सोशियो साइकोलॉजिकल का यूँ समझ लें कि हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि लोग किस तरह की चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं और किस तरह की चीज़ उनके लिए ज़्यादा आसान होगी, तो हम सिस्टम को उसी पॉइंट ऑफ व्यू में मैनेज करें जो लोगों के लिए ईजिली हो। तो उनके लिए हर तरह का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें जो स्किल्स होंगी वो टेक्निकल भी होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगी और सोशियो साइकोलॉजिकल भी होंगी। नाउ द टर्म नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट इन सेपरेटली। देखिए, टर्म की बात की जा रही है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम चीज़ है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम चीज़ है। नहीं, ये कल हम पढ़ चुके हैं। हमने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलग देखा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलग देखा। तो ये सेपरेट डोमेन्स हैं। ये और बात है कि जब हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं तो हमने उसके अंदर नेटवर्क्स को भी लेके आना है, नेटवर्क को भी मर्ज करना है। बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर डिपेंड करता है कि हमने एक सिस्टम को मैनेज करना है या पूरे नेटवर्क को मैनेज करना है। तो डेफिनेटली जब हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो उसके अंदर नेटवर्क भी क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज द टर्म यूज्ड ट्रेडिशनली बाय मेन फ्रेम एंड यूनिक्स इंजीनियर, यानी कि जो पहले मेन फ्रेम या मेन फ्रेम कंप्यूटर या यूनिक्स इंजीनियर्स जो थे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म यूज़ करते थे पुराने वक्त के अंदर। टू दिस कम्युनिटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स
द मैनेजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, राउटर्स एंड स्विचेस। देखिए जी, यही जो यूनिक्स और मेन फ्रेम इंजीनियर्स थे जो कि ट्रेडिशनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग डोमेन तस्वर करते थे, उसका उनके सामने एक अलग मतलब था, वो जस्ट सिस्टम से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए यूज़ करते थे। तो उनके सामने जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर जो यूज़र होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस को, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज कर सकता है। तो ये ट्रेडिशनली यही कंसेप्ट था, आज भी कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा है। ये और बात है कि हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क्स को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और वो आजकल तो लाजमी हो गए हैं, क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब होती है उसमें एक्चुअल में मोस्टली यही देखा जाता है कि वहाँ पर नेटवर्क्स को ही मैनेज करना होता है सिस्टम के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन एन एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें हमने टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है या नहीं करनी, और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ देखते हैं। देखिए जी, नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन टास्क है ना, वो क्या है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करनी है और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करना है। पहला तो ये हो गया कि हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि कौन से हार्डवेयर, जैसा कि मतलब नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राउटर हैं, जो भी स्विचेस हैं, हमने उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उनकी सेटिंग करनी है, और उनको नेटवर्क्स में भी हमने सेट करना होता है, किसको कौन सा IP एड्रेस देना है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर से रिलेटेड। कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को भी हमने क्या करना है, उनको कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर हैज़ टू कंफर्म द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। पावर है, टेम्परेट, क्लाइमेट, यानी कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को एक्चुअल में क्या है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड से जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको यूज़ करता है। जैसे पावर हो गया, अब हार्डवेयर है तो उसको पावर चाहिए। टेम्परेट क्लाइमेट है फॉर एग्जांपल। देखिए सिस्टम्स के लिए ये टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब है कि एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट मैटर करता है, उसके ख़ास किस्म का एक टेम्परेचर मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप किसी भी टेम्परेचर पे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी होती है कि उसके लिए टेम्परेचर, आप सिस्टम्स, हैवी सिस्टम्स रखे हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो हीट कर जाएं। अगर वो हीट कर रहे हैं तो उनके लिए आप एक्सटर्नली इस तरह का इन्वायरमेंट सेट कर दें कि वो जो हीट कर रहे हैं उससे सिस्टम बार बार क्या हो उनको कूलिंग प्रोवाइड आप लोग करते रहें। द टाइप ऑफ हार्डवेयर लिमिट्स द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन इट। अब हार्डवेयर, आपने देखा होगा कि आपके पास एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर में जब आप कोई सॉफ्टवेयर करने लगते हैं तो सॉफ्टवेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इसके लिए ये हार्डवेयर होना ज़रूरी है। इसका मतलब हार्डवेयर ने एक लिमिट रखी हुई है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर तरह के हार्डवेयर पे हर तरह का ही सॉफ्टवेयर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मॉडर्न सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क नीड्स टू इंटीग्रेट। और आजकल के जितने भी जदीद सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो क्या है कि ग्लोबल नेटवर्क पे उनका एक वर्किंग का क्राइटेरिया होता है, कोशिश होती है कि वो आपस में मिलजुल के काम करें, इंटर ऑपरेट करें, मिल के काम करें। तो उसके लिए एक हम जो है ना, प्रोग्रामिंग में आप लोगों को पता होगा .NET फ्रेमवर्क भी हम यूज़ करते हैं। तो उसमें बेटा ये होता है कि .NET आपकी एप्लीकेशन अगर एक अलग लैंग्वेज में बनाई हुई है, दूसरी एप्लीकेशन दूसरी लैंग्वेज में बनाई हुई है, तो हम अब उन दोनों एप्लीकेशन को अगर हमने कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए फिर क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जो कि दोनों को ही आपस में मर्ज कर सके, दोनों को ही कम्युनिकेट करवा सके। तो .NET फ्रेमवर्क इस तरह की वर्किंग करता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा होगा। Today the complexity of multiple software systems sharing a common internet space, इसके बाद हम आगे डिटेल में देखते हैं। In older day it was normal to find proprietary solutions whose strategy was to lock users into one company's product। देखें, अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो उसमें ये होता था कि जब भी हमने कोई चीज़ सर्च करनी, कोई चीज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ठीक है, या किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिर्फ उसी में ही लिमिटेड रह जाते थे। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मोबाइल किसी और कंपनी का लिया
तो उसके ऊपर उसी कंपनी की मुझे चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी, जिस वजह से वो ये देखें, अब आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की ले लें, चाहिए तो ये उसके ऊपर आप जो मर्जी इंस्टॉल करें वो चलना चाहिए, लेकिन ओल्डर डेज में ऐसा नहीं था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज समझ लें इसका। तो इस वजह से भी हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर हम अप्लाई करते जाएं ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी पैदा हो जाए, और हम जो कि एक स्पेसिफिक डोमेन को, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कंपनी को जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उस तरह हम वर्ल्ड वाइड जितने भी चीज़ें हैं हम उनको यूज़ कर सकें, ताकि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाएगी हम चीज़ों को उतना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे। टुडे दैट द स्ट्रेटजी इज़ लेस डोमिनेंट, यानी कि यही स्ट्रेटजी, प्रीवियस स्ट्रेटजी की बात की जा रही है, ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, इवन दो कि ख़त्म भी हो चुकी होगी, थैंक्स टू नेटवर्किंग। इसका क्या मतलब हुआ? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग ही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ आप, यानी कि उस पुराने जो फरसुदा चीज़ें थी जो कि एक आप कंपनी की प्रोडक्ट्स को जो थे यूज़ करते रहते थे, उन चीज़ों से जान छूट गई आपकी। अब आपके पास आर्किटेक्चर है, आप उस आर्किटेक्चर को यूज़ करते रहते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की। टुडे देयर इज़ नॉट ओनली अ फिज़िकल इन्वायरमेंट बट अ टेक्नोलॉजिकल वन। वही बात है कि आजकल सिर्फ फिज़िकल, पहले सारी चीज़ें फिज़िकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती थी, अब आजकल सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड नहीं करती। मीन्स कि सिर्फ फिज़िकल इन्वायरमेंट आपके मौजूद नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी है, जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी हम उस इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं और चेंजेबल हो जाती हैं। वी अप्लाई टेक्नोलॉजी इन सच एन इन्वायरमेंट फॉर द पर्पज़। अब देखें हम क्यों कर रहे हैं फिर टेक्नोलॉजी को इस तरह के इन्वायरमेंट में समझ आ गया कि पुराने दौर में हमें क्या करना पड़ता था और आजकल कौन सा दौर है, और फिर हमें क्यों करनी चाहिए टेक्नोलॉजी अप्लाई। वी अप्लाई टेक्नोलॉजी इन सच एन एनवायरनमेंट फॉर अ पर्पस, किस मकसद के लिए, रनिंग अ बिजनेस और अदर प्रैक्टिस। यानी कि जो देखें आपने सिस्टम बनाया हुआ है तो सिस्टम बनाने का एक खास मकसद है। मैंने चेज अप की एग्जांपल दी तो उनका एक बिजनेस है, उन्होंने उस बिजनेस को रन करना है, तो डेफिनेटली वो उस बिजनेस में जब टेक्नोलॉजी के लेके आएंगे तो वो उसमें उनकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब आप एक स्टोर पे जाते हैं वो आपको मैनुअल बिल बना के देते हैं, दूसरे स्टोर पे जाते हैं वो आपको जो है बिल जो बना के देते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू जाते हैं, उसी वक्त वो चीज़ें स्कैन करते हैं बारकोड के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, तो वो उस वक्त ही विद इन द मिनट्स आपको बिल मिल जाता है। लेकिन जहां आप मैनुअल पे जाएंगे वहां पर टाइम वेस्ट हो। तो टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में मर्ज करने से काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं। तो अगर हम अपना बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जिस इन्वायरमेंट में भी हम हैं, जोन सा मर्जी बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस सेशंस हैं या हमारे जो भी पर्पज़ है, उसके लिए कोशिश करें हम टेक्नोलॉजी को बीच में इन्वॉल्व करें। ठीक हो गया। उससे ये होता है कि उसका मकसद है कि वो हमें गाइडेंस उससे मिलती जाती है और डिसीजंस और एक्शंस हम क्या कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। ह्यूमन रोल इन द सिस्टम्स, इंसान का क्या किरदार है सिस्टम्स के अंदर। फॉर ह्यूमंस द टास्क ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज बैलेंसिंग एक्ट। मुस्तकिल मिजाजी का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये सिस्टम को अगर एडमिनिस्ट्रेट करना है ना तो उसके लिए फिर ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त जिस सिस्टम के साथ लगे रहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि हमारा दिमाग थक जाता है, हम उकता जाते हैं कि भाई हम किस चक्कर में फंस गए हैं। वहां पर हमें क्या करना है कि अपने अंदर एक सब्र होना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक हिम्मत होनी चाहिए कि अगर अभी हमसे नहीं हो रहा तो हम इसको बाद में कवर कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इंसान के लिए ये जो टास्क है ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। ये ना हो कि कभी बंदा थक के गुस्सा करने लग गया, कभी कह दीजिए नहीं जी मैंने ये जॉब छोड़ देनी है, मैंने नहीं करनी, मुझसे नहीं होता, या कोई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप एक गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई बात बंदा आपसे कर रहा है तो आपको समझ भी आनी चाहिए कि भाई वो मुझे बता क्या रहा है।
सिस्टम से मतलब कोई अगर बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप सिस्टम को समझ नहीं सकते तो फिर फायदा नहीं है ना, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो ना हुए अच्छे। तो और उसके बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये नहीं है कि कोई बोले और हम उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग का पर्पस ये भी है कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसके कौन से कंपोनेंट का हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन सी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी, किसको कौन से आईपीस देने हैं, किसको कब लॉग इन यूज़र पासवर्ड पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। नॉलेज होना चाहिए आपको, थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, एंड आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। देखिए जी, एक कोटेशन है, सबने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है। ये जितना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा उतने जो है ना, ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपके अंदर इंक्रीज होती जाएंगी। खासतौर पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, पेशेंस इंक्रीज होगा, आदत पड़ जाती है ना एक इंसान को सब्र करने की। तो अल्लाह करे आप लोगों में भी ये चीज़ हो, जिनमें नहीं है तो वो कोशिश करें बेटा के होनी चाहिए, क्योंकि ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ जॉब। इट इज़ लाइक वर्किंग इन द कैजुअलिटी वार्ड ऑफ ए हॉस्पिटल। देखिए आपने कभी देखा होगा, काफ़ी सारे लोग हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, कि जितने भी नर्सेज हैं या कोई भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमसे बड़े पेशेंस से पेश आते हैं, बड़े पोलाइटली। और हम अगर कोई बात कह भी दें तो वो किसी हद तक उसको बर्दाश्त भी कर जाते हैं। तो जो पेशेंस है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, वो हर चीज़, एक्सपीरियंस, वो उन लोगों में थोड़ा बहुत, जो एक्सपीरियंस बंदा है उसमें ज़्यादा होगा, जो नहीं है उसमें कम होगा। तो ये समझ लें कि वही है कि जिस तरह आप एक वार्ड में काम कर रहे हैं ना, एक हॉस्पिटल के वार्ड में, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके अंदर होना ज़रूरी हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू बी द डॉक्टर। ये बात समझने वाली है, वैसे सिंपल सी बात तो लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब हमने यही नहीं लेना, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं हमने उसको समझना है। द साइकोलॉजिस्ट एंड व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स फेल द मैकेनिक। देखिए ना, हर फन मौला होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो डॉक्टर भी हो। जब डॉक्टर की जॉब है तो उसको डॉक्टर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी हो, नेचर समझे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स फेल, और जब आपका हार्डवेयर या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट फेल हो जाता है तो तब आप मैकेनिक भी हैं, समझें। यानी कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिस सीट पे बैठा है, अपनी चेयर पे बैठा है, अब लो जी भाई जो साइकोलॉजिस्ट है तो वो जाइए अपना काम करे, और उसके लिए मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हायर कर लूँ, और साइकोलॉजिस्ट को वहाँ के सिस्टम पागल तो होता नहीं है कि हम उसके लिए करेंगे। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट रियल में उसने कोई डिग्री हासिल की होगी, ऐसा नहीं है। यानी कि मतलब कि नेचर ऑफ द जॉब समझना चाहिए, उसकी साइकी समझनी चाहिए, लोगों की साइकी समझनी चाहिए कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा जो है ना अच्छे से, जो किस चीज़ को लाइक ज़्यादा करते हैं, ताकि हम सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को उसी तरफ लेके जाएं। व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स फेल द मैकेनिक, अब ये बात है, अब जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाए फिर ये मैकेनिक को ना बुलाते रहें, बल्कि वो खुद ही ये सारे काम क्या कर ले। We need to work with a limited resources we have। एक चीज़ और भी ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए। देखिए ना, हम ह्यूमन रोल पढ़ रहे हैं सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक चीज़ और वो क्या है, अब हम एक कंपनी में काम करते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब वो चीज़ें जो कि आपके सिस्टम का पार्ट है और आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को मैनेज और उनको जो है ना डिफरेंट आउटपुट लेने के लिए। अब वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारा तो इसमें गुजारा नहीं होता, जब तक हमें वो चीज़ नहीं ला के देंगे हम नहीं करते। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश करें कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें और उन्हीं से ही गुजारा कर लें। हाँ, इन केस अगर नहीं होता, अच्छा ऐसा भी नहीं होता कि आपको हर चीज़ दी जाए तो ये आप करेंगे वरना नहीं करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो कि आ जाएंगी तो बेहतर है, नहीं आएगी तो भी हमारा सिस्टम चलता है, तो उसके लिए फिर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम अखराजात हमने बढ़ाने नहीं हैं, हमने उन्हीं को यूज़ करके अपने सिस्टम को रन करना है। दैट वुड बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर।
बी इन्वेंटिव इन अ क्राइसिस। देखिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, और अचानक से कोई जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्क कर रहे हैं, वो किसी भी क्राइसिस का शिकार हो जाती है, या आप उसको छोड़ के आप ये देखें जिस सिस्टम को आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसी में ही कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आपको हर चीज़ सब्र तहम्मुल के साथ करनी है, उसको समझना है, समझने के बाद देखना है कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, मैंने उसको किस तरह मैनेज करना है, ज़रा सोच समझ के, ठीक है। तो ताकि देखिए, ये सिस्टम्स बड़े हैवी सिस्टम्स भी होते हैं, ये नेचर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, छोटी सी भी गलती ओवरऑल सिस्टम पे अफेक्ट कर सकती है। तो लिहाजा सोच समझ के हर स्टेप लेना होता है, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। एंड नाउ अ लॉट ऑफ जनरल फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द वे कंप्यूटर वर्क। वही बात होगी कि उसे हकायक के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह हकीकत में वर्क करेंगे, तो हम उसको मैनेज करें। वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द आंसर आर नॉट ऑलवेज रिटन डाउन फॉर अस टू कॉपी। अच्छा, एक ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो शायद, लेकिन होनी नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होती है जी, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब तो आप सबको पता होगा कि चीज़ देखी, उसको पढ़ना नहीं है, बस टाइटल पढ़ा, टाइटल पढ़ा जी, हाँ जी ये हमारी असाइनमेंट है, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स। अब बीच में नीचे जो मर्जी लिखा हुआ है हमने नहीं पढ़ना, हमें उसको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे मान चुका है ये, क्योंकि ये हेडिंग तो इसकी यही है, तो अंदर भी ठीक ही लिखा होगा, पढ़ने की जरूरत कोई नहीं करता। देखिए जी, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपके सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गया, आपने पता क्या किया, उस जो भी प्रॉब्लम था उसकी क्यूरी बनाई, यानी कि उसका क्वेश्चन बनाया और पेस्ट कर दिया गूगल पे। वहाँ पे गलत आंसर भी हैं, वहाँ पे ठीक आंसर भी हैं। आपने बगैर सोचे समझे, बगैर खुद से सोचे कि अगर मैं ये लिखूंगा तो इसका मुझे क्या आंसर मिल सकता है, अच्छा उस एक को पढ़े बगैर दो तीन और मैं चले बार सर्च कर लूँ, तो दो तीन और लिंक ओपन करके देख लूँ कि क्या ये सब में इसी तरह का आंसर है या ये सिर्फ यही डिफरेंट है। तो उसी पे ही सिर्फ रिलाय नहीं करना चाहिए, ये समझ के ना बैठ जाया करें कि जो लिखा हुआ है वही ठीक होगा, ऐसा नहीं है। जो वाज का जो हमारे लिए लिखा जाता है वो गलत भी होता है, और उससे हमारे सिस्टम पे इफेक्ट होता है। और मैंने अभी बात की है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रा भी गलती की गुंजाइश नहीं होती जब आप एक लार्ज कंपनी में हैवी सिस्टम्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हर चीज़ सोच समझ के, हर स्टेप सोच समझ के रहना है। ये नहीं है कि दूसरे की लिखी बात उसका कहीं वो हो सकता है आपको मिसगाइड करने के लिए लिखा गया हो। ओके, वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द आंसर्स आर नॉट ऑलवेज। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो जवाबात हमारे लिए लिखे जाते हैं वो हमेशा ठीक नहीं होते, और हम उसे कॉपी नहीं करेंगे। दैट मशीन्स डू नॉट ऑलवेज बिहेव द वे वी थिंक दे शुड। और ये भी समझना, क्योंकि देखिए जो मशीन्स हैं बाज़ फिर वो ऐसा होती हैं, उस तरह से भी काम नहीं करती जिस तरह हम सोच रहे होते हैं। तो हर चीज़ को सोच समझ के लेना है आप लोगों ने। वी नीड टू रिमेन काम एंड अटेंटिव एंड लर्न अ डजन न्यू थिंग्स अ ईयर। ये बात कि आपने खुद को भी अप टू डेट रखना है। ये नहीं आपकी जॉब हो गई कंपनी के अंदर, अब आप जी खुश हैं, जो प्रीवियस नॉलेज था आपके पास उसी को यूटिलाइज कर करके वही जो ओल्डर 2 साल 3 साल बाद ये जो टेक्नोलॉजी जिस बेस पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई, आपको जॉब दी गई, उस बिहाफ पे कुछ अरसे बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। आज से 3 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी आज वो पुरानी है, न्यू टेक्नोलॉजी पे हर मूव कर रहा है। तो अब यहां पर यह देखना है कि हमें बिल्कुल अलर्ट रहना होता है, और दर्जनों नई चीज़ें डेली आ रही हैं, हमें खुद को भी अप टू डेट रखना है। जिस तरह आपके मोबाइल में अपडेट्स आती हैं, तो आपके नॉलेज से रिलेटेड भी अपडेट्स आती हैं, इंटरनेट पे आती हैं, तो आप उसको ज़रा टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आ रही है, कौन सी नई डिवाइसेस आ रही हैं, कौन से नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, कौन से नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स में क्या जो है ना चेंजेस हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खुद को अपडेट रखना चाहिए सालाना। अब कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। अब क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इनका जो रिलेशनशिप है समझ लें कि वो ह्यूमन के साथ है। अब इंसान तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, तो इसलिए फिर यहाँ पर भी कोई ना कोई एथिकल कंसिडरेशंस, कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट। ये तो हमें पता है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसी के ऊपर ही सारा सिस्टम डिपेंड कर रहा है, तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको हमने देखना है।
Ethically, the first responsibility must be to the greater network community and then to the users of our system. देखिए जी, एथिकली तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये है कि जो नेटवर्क कम्युनिटी है आपकी वो बहुत अच्छी हो और बड़ी हो, देन द यूजर्स ऑफ आवर सिस्टम। और फिर दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप अपने यूज़र्स को क्या करें, प्रेफर करें, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें देखें। ये एथिक्स हैं, एथिक्स आपको समझने चाहिए, एथिक्स आपको समझने होंगे ताकि आप देखें। मैं अगर एक चीज़ बनाता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, अगर वो प्रोडक्ट इस तरह की है कि लोग उसे डिसलाइक करते हैं, मेरा ही कोई कंपेटिटर है उसने एक वही प्रोडक्ट एक अच्छे अंदाज में बना दिया, तो डेफिनेटली मैं उसको प्रेफर करूँगा। जो अच्छे तरह बनाई है जो मतलब जो यूज़र्स होंगे वो उसको प्रेफर करेंगे। तो लिहाजा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं, तो उनको आपने एथिकली भी भूलना नहीं है, सामने रखना है। एन एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉब इज़ टू मेक यूजर्स लाइव्स बेयरेबल एंड टू एम्पावर देम इन द प्रोडक्शन ऑफ रियल वर्क। वही एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के बारे में ही बात की जा रही है, प्रीवियस जो हमने बातें की हैं। अब बात ये आ जाती है, हमने सारी डिस्कशन कर ली, आई थिंक सो कि आपको आंसर अभी भी समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो लेक्चर दोबारा सुने, आंसर आपको मिलेगा। इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आर डिसिप्लिन, या इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आर साइंस और इंजीनियरिंग? अब मेरे ख्याल में समझ आ जाना चाहिए। खैर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें। इस क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि इसका मैंने यहाँ आंसर नहीं दिया, ये आप पे छोड़ा है कि मैंने प्रीवियस जितनी भी बहस की है आपको समझाया है, तो कुछ तो समझ आना चाहिए। सोचें, सोच के फिर इसका जवाब ढूंढें ताकि फिर नेक्स्ट ये पेपर का पार्ट भी है। द चैलेंजेस ऑफ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में? हम तो क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया तो बस जान छूट गई, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इट इज़ अबाउट प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग एन एफिशिएंट कम्युनिटी ऑफ कंप्यूटर्स सो दैट रियल यूजर्स विल बी एबल टू गेट देयर जॉब्स डन। देखिए, बात हुई है कि सिर्फ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग भी करनी है, डिज़ाइनिंग भी करनी है, ताकि डिज़ाइनिंग जो हमारे सिस्टम हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो नेटवर्क हम बना रहे हैं, ताकि जो रियल वर्ल्ड यूज़र्स हैं वो अच्छी तरह उन चीज़ों को यूज़ कर सकें, उन्हें यूज़ करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत पेश ना आए। अब इसका मज़ीद मतलब देखते हैं, जो ऊपर मैंने लाइन पढ़ी है उसको पॉइंट्स में नीचे दिया हुआ है कि डिज़ाइनिंग अ नेटवर्क विच इज़ लॉजिकल एंड एफिशिएंट। हम ऐसा नेटवर्क बनाएं कि जो कि लॉजिकल हो और बड़ा मुअस्सिर हो, एफिशिएंट हो। डिप्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स विच कैन बी इजीली अपग्रेडेड लेटर। हमें क्या करना है, ऐसी मशीन्स को ही अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने नेटवर्क्स में लेके आएं जो कि इजीली बाद में अपग्रेड हो सकें अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। डिज़ाइनिंग व्हाट सर्विसेज आर नीडेड, फॉर एग्जांपल जब आप नेटवर्क सर्वर्स पे सर्विसेज, क्योंकि सर्वर का काम सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, आपको DNS चाहिए, आपको DHCP चाहिए, आपको एक्टिव डायरेक्टरी, ये जो कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना ये आपको ज़रूरत होती हैं, तो ये भी आपने ही क्या करना है, डिसाइड करना है। ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है जिसको हमने, देखिए चैलेंजेस का मतलब क्या है कि हमारे सामने कुछ ऐसे टास्क जो हमारे लिए चैलेंज होते हैं कि हमने उनको करना है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एडिक्वेट सिक्योरिटी, वही बात होगी कि सिक्योरिटी लेवल भी हमने देखना है, उसको भी हमने प्लान करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट भी इस तरह से करना है कि वाकई हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर यूजर्स, और यूज़र के लिए एक अच्छा और बेहतरीन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करें। डेवलपिंग वेज ऑफ फिक्सिंग एरर्स एंड प्रॉब्लम्स विच अकर्स, जो प्रॉब्लम्स और एरर्स हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान या सिस्टम्स में आएंगे, फिर उनको किन किन तरीक़ों से जो है हम फिक्स कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, ये भी
जाहिर सी बात है हमें ही नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम करेंगे। ये भी एक हमारे लिए चैलेंज होगा, चीज़ें सीखने वाली होंगी। कीपिंग ट्रैक ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ द enormous amount of huge amount of knowledge which increase every year। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह जो है हमने उस नॉलेज को यूज़ करना है जो कि डेली जो है ना रोज़ाना की बेस पे बढ़ता चला जा रहा है, और हमें खुद को भी अपडेट रखना है। बग्स एंड इमर्जेंट फिनोमेना कि हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसके अंदर भी एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, तो जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता और ना ही हमने उसके बारे में प्लान या डिज़ाइन किया होता है। तो दे मे कम फ्रॉम, कहाँ कहाँ से ये आ सकते हैं? पुअर क्वालिटी कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स कि जो पुअर क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी मेजर्स होते हैं, तो उन क्वालिटी मेजर्स को फिर सामने ना रखा जाए, उनको उसको कि वो उनको उसकी कोई अच्छी क्वालिटी ना हो फिर भी उसे आगे मार्केट में भेज दिया जाए, तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता। प्रॉब्लम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड देयर सब सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर जो सब सिस्टम फर्दर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेट क्लैशेस बिटवीन द इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास विंडो 32 आर्किटेक्चर है, तो अगर मैं उस पर 64 का कर देता हूँ, या 64 आर्किटेक्चर है, 64 बिट आर्किटेक्चर, और मैं उस पर 32 बिट का कोई सॉफ्टवेयर कर देता हूँ, तो इट मीन्स कि मैंने एक इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर किया है जो कि उस आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट को मीट भी नहीं करता, तो वहाँ पर ये क्लैशेस भी होते हैं। तो इस वजह से भी कुछ एरर्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंटरफेसेस विद द ऑपरेशंस ऑफ एन अदर। हाँ जी, इन एक्सप्लेसिबल फिनोमेना कॉस्मिक रेज, वायरसेस एंड अदर अटैक्स, यानी कि ये किसकी वजह से आ सकते हैं? कुछ कॉस्मिक रेज या वायरसेस या कुछ जो है ना दूसरे अटैक्स के जो कि वायरस की वजह से होते हैं वो भी आ सकते हैं। A system administrator must be prepared to live with and work around these uncertainties no matter what the reason for their existence। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें उम्मीद भी नहीं होती और वो पैदा हो जाती हैं, हमारे काम में कोई डिस्टॉर्शन आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो वही बात होगी ना कि पेशेंस होना चाहिए कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जहनी तौर पर भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैंने इसी इन्वायरमेंट में काम करना है और मुझे हर हाल में इन चीज़ों को फेस भी करना है, और इन चीज़ों को जो है ना हमने कोशिश करनी है कि रिमूव करें, ख़त्म करें, फिक्स करें। रीज़न जो मर्जी हो, जिस वजह से भी वो क्रिएट हुआ है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर देखा जाएगा कि जिस वजह से हो अगर हम उस वजह को ख़त्म कर सकते हैं तो ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो चीज़ ना आए। मेटा प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जी कुछ प्रिंसिपल्स हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो उसमें जो प्रिंसिपल 1 है वो है पॉलिसी इन द फाउंडेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन begins with a policy, a decision about what we want and what should be। देखिए हम कोई भी काम करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, तो उसके लिए एक पॉलिसी ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम हर काम में पॉलिसी यूज़ नहीं कर सकते तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो पॉलिसी से होती है। आपके दिमाग में एक प्लानिंग होती है कि हमने किस तरह इस सिस्टम को लेके चलना है, किस तरह इसे मैनेज करना है। तो वो ज़रूरी है कि आपने क्या डिसीजन और किसके मुताल्लिक आपने बनाना है और आप चाहते क्या हैं, ठीक हो गया, और फिर आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी इन द फाउंडेशन है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है कि आपकी जो फाउंडेशन आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी का होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल 2 प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि हर चीज़ के मुताल्लिक कुछ प्रिडिक्शंस तैयार की जाती हैं, और प्रिडिक्टेबल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि उनके अबाउट अगर कोई आप प्रिडिक्शंस रखते भी हैं तो जो भी प्रिडिक्शंस है वो उनको मीट करने चाहिए। तो और उस प्रिडिक्शन के हाई, फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम से अगर 90% की तवक्को रखता हूँ कि वो 90% मेरा एक्यूरेट वर्क करता है, या मैं 100% की करता हूँ, तो 98-99% यानी कि मुझे हाईएस्ट लेवल को अचीव करना है कि मुझे इस तरह का सिस्टम को इस तरह एडमिनिस्ट्रेट करना है कि जितनी मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ मैक्सिमम मुझे रखनी चाहिए। और प्रेडिक्टेबिलिटी हैज़ लिमिट्स, इट इज़ द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी, हैज़ द ट्रस्ट एंड देयरफॉर द
सिक्योरिटी। प्रिंसिपल 3 स्केलेबिलिटी। स्केलेबल सिस्टम्स का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को अगर बाद में उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो स्केलेबल हो। स्केलेबल का मतलब है आप बाद में उसे इन्हांस कर सकें, ठीक है, उसमें से सिस्टम कम या ज़्यादा कर सकें। 10 सिस्टम का आपने पहले एक सिस्टम बनाया, यानी कि 10 कंप्यूटर का पहले एक सिस्टम नेटवर्क क्रिएट किया, तो उसके बाद आपने उसको 15 करना है, तो फिर आपके पास ऐसी टोपोलॉजी और ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए कि जब आप नए 5 ऐड करें तो वो उसको अडॉप्ट करे। ऐसे नेटवर्क्स कहलाते हैं स्केलेबल। ऐसा नहीं है कि 5 ऐड कर रहे हैं तो पहले वाले 10 ही गए, फिर जी 15 के 15 को दोबारा सेट करो, दोबारा सबकी कॉन्फ़िगरेशन करो, दोबारा सबके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसा सिस्टम नेटवर्क क्रिएट करें और उसको एडमिनिस्ट्रेट करें कि स्केलेबल हो वो। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स या यूजर्स कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हम डाटा जाते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, वेब एडमिनिस्ट्रेटर है, टेक्निकल सपोर्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर है। अब आई थिंक सो कि आप लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों का आइडिया होगा। अभी तक 6 सेमेस्टर में आ गए हैं तो इनको पता होगा। बहरहाल डाटा मैंने आपको दे दिया है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता है कि डेटाबेस को कंट्रोल करना और उसके मुताल्लिक जितने भी इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी, एफिशिएंसी और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन तमाम को मीट करना भी क्या होता है कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और उसके सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, इस तरह से मैनेजमेंट होनी चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सिक्योरिटी को क्या एक स्पेशलिस्ट होगा, वो जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ नॉलेज होगा और उसका एक्सपीरियंस उसके रिगार्डिंग होगा। वेब एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता है कि वेब सर्वर्स या वेब सर्वर की जो सर्विसेज होती हैं उनको जो है ना कंट्रोल और मैनेज करने के लिए वो इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल एक्सेस भी हो सकती है। टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, इसका काम क्या होता है कि जो भी यूज़र्स को डिफ़िकल्टीज आती हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के दौरान, वो उनको क्या करें, उनको उसमें गाइड करें और टेक्निकली उन्हें जितना भी फ़ायदा दे सकते हैं वो दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करके दें। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये आपको पता है कि डेली जो रूटीन मेंटेनेंस होती है और जो बैकअप्स वगैरह होते हैं, चाहे जो डाटा जो है ना उससे मुताल्लिक सेव करना, अपडेट करना, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है। ये कंप्यूटर यानी कि डाटा इनपुट करना है आपने, डाटा सेव करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये भी एक जॉब है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। तो दैट्स इट, ये लेक्चर था आज का हमारा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो क्वेश्चन आंसर्स के सेशन से आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।